रिकैपिचुलेट कर रहे थे, कहाँ तक पढ़े थे, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे DBMS SQL, ठीक है। तो हमारा अभी प्राइमा फेसिया जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो SQL के बारे में चल रहा था, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस लाइव वाले को कर दीजिए ताकि हम चैट देखते रहें, तो उसको दिखाते रहिए हमें ताकि हम देखते रहेंगे, कोई चैट होगा उसमें तो। हाँ ठीक, थैंक यू। अब हम लोग यहाँ SQL देख रहे थे, तो SQL के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ाए थे हम SQL के बारे में कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल क्रिएट करने के बाद इसमें हम लोग वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं। यहाँ तक आपको हम बता दिए थे। आप पुराने वीडियोस में भी देख सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो वहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो जाएगा। अब कुछ छोटी छोटी मोटी बातें जिसको हम लोग कहते हैं, हम उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी यहाँ पे जानते चलेंगे, जिससे कि हमें आने वाले क्लासेस में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखने में असुविधा नहीं होगी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए होगा जो CUET कॉलेज जाते हैं या 11th-12th का बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं MySQL के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग SQL में या MySQL में क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद टेबल बनाते हैं। MySQL में हमारे पास एक एम्प्टी डेटाबेस होता है, प्रोवाइड्स एन एम्प्टी डेटाबेस, पहले से हमारे पास होता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक डिफॉल्ट डेटाबेस होता है, और उस डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम टेस्ट है। उस डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट है। यानी अगर आप चाहें कि हम डेटाबेस ना क्रिएट करें तो आप किसका यूज कर सकते हो, ये एम्प्टी डेटाबेस में टेस्ट का यूज कर सकते हो। ये खाली डेटाबेस है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए कि जब आप टेबल क्रिएट कर रहे थे और टेबल क्रिएट करने से पहले डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, तो आप लोग क्या लिखते थे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का क्या करते थे, नाम लिख देते थे, तो MyDB, ठीक है। तो ये कब करते थे, तो जब आपको नया डेटाबेस बनाना होता था। हो सकता है कि आप ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हो, वहाँ पर कोई पहले से MyDB नाम का डेटाबेस बनाकर रखा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो डेटाबेस वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करे। तो आप क्या लिखोगे, इफ नॉट एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट और उसके बाद क्रिएट करना हो, डज नॉट एग्जिस्ट एंड देन क्रिएट, चेक दैट डेटाबेस does not exist and then create the database। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं कि डेटाबेस बनने के बाद हमको चेक करना है, टू चेक द डेटाबेस, टू चेक द डेटाबेस, ठीक है। तो टू चेक द डेटाबेस, डेटाबेस चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जब चेक कर रहे होंगे डेटाबेस, तो ये कौन सा डेटाबेस होगा, एग्जिस्टिंग डेटाबेस होगा। ये कौन सा डेटाबेस होगा, एग्जिस्टिंग डेटाबेस होगा। तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं शो कीवर्ड का यूज करते हैं, शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस। आपको बताए थे कि हम लोग यहाँ पे ये सेमी कोलोन लगाते हैं। सेमी कोलोन लगाने का मतलब इसलिए होता है या इसलिए यूज करते हैं ताकि क्या हो सके, क्या हो सके, तो भैया हम लोगों बता सकें स्टेटमेंट को कि ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई डेटाबेस बना चुके हैं, आप कोई डेटाबेस बना चुके हैं, उसको आप हटाना चाहें, तो रिमूविंग डेटाबेस,
या टू रिमूव डेटाबेस भी लिख सकते थे, टू रिमूव डेटाबेस, टू रिमूव डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस आप रिमूव करना चाहते हैं तो कैसा करेंगे? तो डेटाबेस रिमूव करने के लिए आप लिख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे दीजिए। मान लीजिए नाम था हमारा क्या, MyDB, तो MyDB लिख देते हैं। इससे क्या हुआ, जो डेटाबेस हमारा बना था वो सारा क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। ठीक है, यानी MyDB जो डेटाबेस बना था वो डेटाबेस क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो इफ द डेटाबेस is dropped, if the database is dropped, the value जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल also gets deleted। अब मान लीजिए कि आप डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं, तो डेटाबेस को डिलीट करने के बाद क्या होता है कि जो आप टेबल उसके अंदर बनाए हैं वो टेबल भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि डेटाबेस डिलीट करेंगे और टेबल डिलीट नहीं होगा तो ये गलत है। इसके अलावा जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो वहां पे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स को लगाते हैं, वहां पर हम लोग कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स को लगाते हैं। ठीक है, अब उन कॉन्स्टेंट्स को क्या कहते हैं? ठीक है, वो कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं? तो आम भाषा में हम इन्हें कंडीशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं द कंडीशन दैट is applied to a column or table is called constraint, is called constraint, is called constraint। और constraint जो होता है कितने टाइप का हो सकता है? तो constraint जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉलम कांस्टेंट, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं टेबल कांस्टेंट। आई रिपीट, कांस्टेंट दो तरीके का होता है, पहला होता है कॉलम कांस्टेंट और दूसरा होता है टेबल कांस्टेंट। ठीक है, कॉलम कांस्टेंट क्या होता है? तो जब एक कांस्टेंट को या जब एक कंडीशन को आप कॉलम के लिए लगाते हो तो उसे हम कॉलम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं अ कंडीशन दैट इज अप्लाइड टू अ कॉलम इज कॉल्ड कॉलम कांस्टेंट। टेबल कांस्टेंट किससे कहते हैं? तो अ कंडीशन दैट इज अप्लाइड टू अ टेबल इज कॉल्ड टेबल कांस्टेंट। यानी जब आप एक कंडीशन को टेबल में लगाते हो तो वो क्या कहलाता है? टेबल कांस्टेंट। और जब आप एक कॉलम में लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कॉलम कांस्टेंट। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी कांस्टेंट में भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे आने वाले टाइम्स में। अब थोड़ा सा हम लोग वापस पढ़ेंगे इसी के बारे में एसक्यूएल के ही बारे में। तो इस एसक्यूएल के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि सर पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़े थे टेबल क्रिएट करना, वैल्यू इंसर्ट करना। तो वहां पे दो तीन चीजें बनती हैं। अब दो तीन चीजें क्या हैं? तो पहली चीज हमारे पास ये बनती है कि सर एसक्यूएल का कैटेगराइजेशन बनाया था आपने। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 5 तरीके से एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को क्लासिफाई किया था, या हम एक काम कर सकते हैं उसको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, तो आपको शायद याद रहेगा पिछले क्लासेस में मैंने आपसे बताया था कि जो एसक्यूएल है उसमें हम क्या यूज करते हैं? कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके स्टेटमेंट्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं ऐसे
SQL statements and its categorization SQL स्टेटमेंट्स का कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 5 तरीके से करते हैं, 5 तरीके से, ठीक है। पहला हमारे पास क्या होता है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा होता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हम लिखते चलते हैं, थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो हो सकता है मेरी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ पा रही होगी, तो आप लोग बोर्ड से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। हम यही चाहते हैं उन बच्चों से जो देख रहे हैं मुझे या जो देखेंगे लेक्चर्स को, जो बैठे हैं मेरे सामने, उन सबसे हम कहेंगे कि लिखने का मेरा मकसद यही होता है कि आप सब भी कॉपी पर बैठकर YouTube से जो देख रहे हैं वो वहाँ पर नोट्स बनाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि आपका रिवीजन होगा। सिर्फ वीडियो देखकर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, हाँ, DDL DML। अब तीसरा जो होगा हमारे पास वो होता है TCL, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और इसके अलावा 2 और कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और आखिरी जो हमारे पास होता है वो है सिस्टम कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये 5 कैटेगराइजेशन है, ठीक है। इन 5 कैटेगराइजेशन को हमें जानना है। अब ये क्या होता है, तो पहले हम आपको 2 बता देते हैं। हमारे पास पहला जो है वो DDL और DML। तो हम लोग DDL के बारे में जानते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या होता है, तो किसी भी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए जब हम किसी कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो हमारे लिए कहलाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं ऐप्स में भी। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो बच्चे मुझे ऐप में देख रहे हैं, ठीक है। और यूट्यूब वाले बच्चे तो हैं ही, ये भी इधर ना मैसेज कर रहे हैं DML। खैर ठीक है, देखते हैं। तो भैया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसे आपको थोड़े दिनों पहले यानी पुराने लेक्चर्स को देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ कीवर्ड्स का यूज करते हैं, किसके लिए, तो इंडेक्स बनाने के लिए, या कुछ कीवर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं 2 टेबल्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए, मॉडिफाइंग रिलेशनशिप्स। तो इन चीज़ों का जो काम करने में हमारी मदद करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग कमांड्स फॉर डिफाइनिंग रिलेशनशिप स्कीमा, यानी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए DDL है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हम लोग यूज करते हैं, वो है DML। अब DML क्या होता है, इसको नेक्स्ट में रखते हैं, स्लाइड डिलीट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास होता है DML। DML का मतलब क्या होता है, तो DML का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका यूज क्यों करते हैं, तो हर वो कीवर्ड जिसका इस्तेमाल करते हो आप इंसर्ट करने के लिए, कीवर्ड्स को अपडेट करने के लिए या डिलीट करने के लिए, ठीक है, उनको हम लोग कहता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। इनको हम दूसरी भाषा में क्वेरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं।
हम इनको दूसरी भाषा में क्वेरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी बताया था कि जब दो टेबल्स हो, ठीक है, तो दो टेबल्स के बीच में हमें क्या करना होता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है। दो टेबल्स होते हैं तो दोनों के बीच में क्या करना होता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है। और इस मान लीजिए टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, अगर इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा टेबल बन रहा है तो ये हमारे लिए कौन सा टेबल हो गया, व्यू टेबल। और ये कौन सा टेबल हो गया, पेरेंट टेबल। ये कौन सा हो गया, पेरेंट टेबल। अब मान लीजिए गलती से या जानबूझकर किसी भी कारणवश अब एक टेबल मान लीजिए आपसे डिलीट हो जाए। कौन सा टेबल, ये वाला टेबल ये टेबल डिलीट हो जाए, तो इस केस में क्या आप ये व्यू सही तरीके से देख पाएंगे, नहीं, क्योंकि इस व्यू टेबल जो कि टेम्पोररी होता है, इसका आउटपुट बेटा किस पे डिपेंडेंट होता है, तो इन दोनों टेबल के कॉम्बिनेशन पे इसका आउटपुट डिपेंडेंट है। अगर एक भी डिलीट कर दिया, इसको कर दिया या इसको कर दिया, तो आउटपुट आना संभव नहीं है। इस चीज को सही कर सकते हैं हम लोग कैसे, तो इसी के लिए हम लोग एक कंडीशन यूज करते हैं और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है, एक नया टॉपिक है हमारे पास, वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये क्या होता है, तो इसका 2 पॉइंट याद रखना है। पहला, दे आर सेट ऑफ रूल्स that are used to establish relationship between the records of a table। यानी जो रिकॉर्ड्स हैं टेबल के, उनके बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए जो रूल्स होता है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक चीज और याद रखना है, जो डेटा रिलेटेड है या इंटर रिलेटेड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते। चेंज करने का मतलब है कि आप उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जब अपडेट करेंगे तो उसमें कुछ कंडीशंस होंगे जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, हम उनके बारे में भी यहाँ आने वाले क्लासेस में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरफ लिख देते हैं, द रिलेटेड, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, द रिलेटेड डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। ठीक है, जो डेटा है रिलेटेड है आपस में, आप उसको ना चेंज कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। आई होप कि इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू।